गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर के ई लेक्चर क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट EL 260 के बारे में बात कर रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। और इसमें हमने इसकी जो यूनिट थर्ड हमारी है 8085 आर्किटेक्चर, वो हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका हार्डवेयर मॉडल 8085 का हार्डवेयर मॉडल डिस्कस किया था। आज हम 8085 के प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में बात करेंगे। इस चित्र में आप 8085 का प्रोग्रामिंग मॉडल देख सकते हैं। हार्डवेयर मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या डिफरेंस है? बेसिकली हार्डवेयर मॉडल में हम कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे थे। हमने जनरल ये लिखा था कि रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर अरे होता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होती है, और ALU होता है, बसेस होती हैं। इस तरीके से हमने उस मॉडल को डिस्कस किया था। किंतु प्रोग्रामिंग मॉडल में हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करते हैं जिनको कि हम प्रोग्राम बनाते समय डिस्कस या जिसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो जो रजिस्टर्स हैं और जो रजिस्टर्स हमारे किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय या काम में लेते समय काम आते हैं, हम उनको यहाँ पर देखेंगे। आप चित्र में देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर के बारे में हमने बात की थी, पहले ही कर चुके हैं, वही सेम चीज़ है। उसके अलावा फ्लैग रजिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा रजिस्टर्स लिखे हुए हैं B, C, D, E, H, L। इनके आगे आप ध्यान से अगर देखेंगे कि ब्रैकेट बना के 8 लिखा हुआ है। ये 8 जो है वो ये बताता है कि ये रजिस्टर्स जो हमारे हैं ये 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। और उसके बाद में 2 रजिस्टर्स हमारे आ गए यहाँ पर, एक तो स्टैक पॉइंटर और एक प्रोग्राम काउंटर। इनके आगे लिखे हुए हैं 16। तो ये दोनों जो रजिस्टर्स हमारे होते हैं ये 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं हमारे। फिर हमारी डेटा बस है, 8 लाइन्स लिखा हुआ है बिकॉज 8 बिट की डेटा लाइन होती है, ये डेटा बस होती है हमारी। देन एड्रेस बस 16 लाइन्स लिखी हुई है बिकॉज ये 16 बिट की होती है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है हमारे, आप इसको एरो की से समझ सकते हैं। बाय डायरेक्शनल एरो बना हुआ है डेटा बस के ऊपर, और नीचे लिखा हुआ भी है यहाँ पर। इसका मतलब है कि जो बस होती है डेटा बस, ये बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन करती है। एड्रेस बस हमारी यूनि डायरेक्शनल होती है, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी। एक ही तरफ जो है एड्रेस का मूवमेंट होता है, जिस एड्रेस से हमें हमारे इंस्ट्रक्शन को या डेटा को फैच करके लाना है, उसके एड्रेस को ये लेके जाती है। अब हम आगे बात करते हैं डिटेल में। पहले बात करेंगे रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स हमारे जो होते हैं उनका पहली बात तो हम बात करेंगे या यूज़ क्या रहता है। रजिस्टर्स आर यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बाय द माइक्रो प्रोसेसर। कि रजिस्टर्स जो होते हैं वो टेम्पररी रूप से डेटा को स्टोर करने के काम में आते हैं, मैनिपुलेट करने के काम में, मतलब कोई भी जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके दौरान उसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न करना हो या कोई निर्देश हो उसको लेके आना हो, तो उस पर्टिकुलर काम के लिए ये रजिस्टर्स काम में आते हैं। डेटा रिमेन्स इन द रजिस्टर टिल दे आर सेंड टू द IO डिवाइस और मेमोरी। ये तब तक वहाँ रहेंगे जब तक कि आपका जो मेमोरी तक आपका डेटा मूवमेंट या IO डिवाइस तक नहीं कर देता है। 8085 के अंदर हमारे जो मेन रूप से रजिस्टर्स हैं उनकी बात हम करें तो पहला तो हमारा होता है एक 8 बिट का एक्यूमुलेटर, इसको कि हम A से डिफाइन करते हैं। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ये किससे संबंधित होता है। ये है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से जुड़ा हुआ रहता है, उसका पार्ट होता है। इसके अतिरिक्त हमारे 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, 8 बिट के होते हैं। इनके जो नाम होते हैं वो होते हैं B, C, D, E, H और L। ये रजिस्टर्स होते हैं हमारे 6। उसके अलावा हमारा 16 बिट का स्टैक को डिनोट करने वाला पॉइंटर होता है, इसको हम स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। और उसके अलावा एक हमारा 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है।
उसके अलावा इंस्ट्रक्शन के लिए हमारा एक रजिस्टर होता है और एक टेम्परेरी रजिस्टर होता है। ये हमारे रजिस्टर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं 8085 के अंदर। नाउ अब जनरल पर्पज़ रजिस्टर के बारे में बात करते हैं अपन। जो जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हमारे हैं बी, सी, डी, ई, एच और एल, ये 6 रजिस्टर्स हमारे जनरल पर्पज़ के होते हैं। ये क्या काम करते हैं? टू होल्ड द 16 बिट डेटा कॉम्बिनेशन और ऑफ 8 बिट रजिस्टर कैन बी एम्प्लॉयड। आप इनमें 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, साथ के साथ यदि आप चाहें तो इसमें 16 बिट का यदि कोई एड्रेस आपको लाके स्टोर करना है उसे भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स इज कॉल्ड रजिस्टर पेयर। यदि आपको 16 बिट का कोई मेमोरी एड्रेस पे आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आपके डेटा की भांति कार्य करेगा और उसको आपको स्टोर करना होता है तो उसे हम रजिस्टर पेयर में स्टोर करते हैं। रजिस्टर पेयर जो होता है वो किन्हीं 2 रजिस्टर्स का ग्रुप होता है, उसका भी एक नियम है। नियम क्या है? पेयर बनता है B का C के साथ में पेयर बनेगा, D का E के साथ पेयर बनेगा और H का L के साथ पेयर बनेगा। B, C, D, E, H, L। HL जो पेयर होता है हमारा, इट इज़ यूज टू एक्ट एज ए मेमोरी पॉइंटर। HL रजिस्टर को हम रजिस्टर पेयर को हम मेमोरी पॉइंटर के भांति भी काम में लेते हैं। इसको कई बार कैपिटल M से भी डिनोट किया जाता है कुछ निर्देशों में, जैसे आगे अपन निर्देशों को पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि कई बार आप HL रजिस्टर पेयर को M से इंस्ट्रक्शंस में डिनोट करते हैं या कहीं M लिखा हुआ कैपिटल F, इसका मतलब है कि वह HL रजिस्टर पेयर को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे जो कुछ रजिस्टर्स हैं इम्पोर्टेंट, वो है प्रोग्राम काउंटर। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, प्रोग्राम काउंटर जो हमारा होता है यह एक 16 बिट का रजिस्टर होता है। इट इज़ यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। देखिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये पता है कि वो मेमोरी में स्टोर किया हुआ रहता है और उस प्रोग्राम को एक निश्चित क्रम से एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उस मेमोरी लोकेशंस का एक क्रम जो है कहीं ना कहीं स्टोर रखना होता है, ताकि हमें यह ज्ञात रहे कि जो इंस्ट्रक्शन अब हम एग्जीक्यूट करने हैं उसके उपरांत हमें कौन सा मेमोरी एड्रेस जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो उस कार्य को परफॉर्म करने के लिए हम प्रोग्राम काउंटर काम में लेते हैं। यह किस बात की कार्य करता है कि आप जैसे ही कोई प्रोग्राम हमारा आपने डाल दिया है और हमें उसको एग्जीक्यूट करना है तो जो इंस्ट्रक्शन हमारा अब एग्जीक्यूट होने वाला है वो एड्रेस हमारा हम प्रोग्राम काउंटर में डाल देते हैं। जैसे ही हमारा वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा वो जो प्रोग्राम काउंटर का मेमोरी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है 1 से, ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है वो उसमें आ जाए। हमें ये पता चल जाए कि कौन सा जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होना है वो किस मेमोरी लोकेशन पर है, वो प्रोग्राम काउंटर में होनी चाहिए। इट कीप्स द ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम वाइल दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। यह उस क्रम को ट्रैक करता है जिसको कि हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। द माइक्रोप्रोसेसर इंक्रीमेंट्स द कंटेंट ऑफ द नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर during the execution of an instruction so that the end of the execution of an instruction it points to the next instruction program address of the program। कि जैसे ही हम पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने प्रारंभ कर देते हैं उसको हमने मेमोरी से फैच कर लिया है तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, ताकि यह नेक्स्ट जो मेमोरी हमारा जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है उसको इंडिकेट करना प्रारंभ कर दें। और जैसे ही आप उसको पूरा कर देते हो फिर हम नेक्स्ट वाला मेमोरी एड्रेस वहाँ से उठा लेते हैं, मेमोरी एड्रेस से हम डेटा ले लेंगे और जैसे ही आप उस इंस्ट्रक्शन को वापस फैच कर लगे ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंटेड बाय 1 कर दिया जाता है। तो अगर हम जनरल बात कहें तो प्रोग्राम काउंटर जो है वह प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने वाले अगले निर्देश के मेमोरी एड्रेस को दर्शाता है। यह हम उसको समझ सकते हैं। इसको साथ ही साथ जब हम बाद में एक एक एग्जांपल को पढ़ते चलेंगे या क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को दोबारा दोहराते हुए चलेंगे ताकि ये हमें वापस से समराइज़ हो जाए।
नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज़ स्टैक पॉइंटर। ये भी हमारा एक 16 बिट का स्पेशल फंक्शन जनरेट रजिस्टर होता है। इट इज़ यूज्ड एज मेमोरी पॉइंटर। पहली बात तो हम स्टैक को समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा कि स्टैक क्या होता है। तो अभी ब्रीफली हम समझना चाहें स्टैक के बारे में तो हमें ये ध्यान में रखिएगा आप कि स्टैक जो होता है हमारा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस। हमारी पूरी मेमोरी में हमें कई बार आवश्यकता पड़ती है कि जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारे कुछ मेमोरी एड्रेसेस को या डेटा को हमें एक जगह स्टोर करके रखना पड़ता है और उसे हमारे प्रोग्राम के दौरान हम वापस से निकालते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, वापस से उसको फैच करते हैं या उसको काम में लेना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में या सपोज़ कोई मेमोरी है, आपने एड्रेस या कोई डेटा आपने किसी रजिस्टर में कॉपी कर लिया, फिर बीच में किसी कारण से हमें कोई दूसरा डेटा लेना है और हमें उस डेटा या एड्रेस की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम उस डेटा या उस एड्रेस को किसी पर्टिकुलर जगह पे स्टोर कर देते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा एक मेमोरीज एड्रेसेस का संग्रह होता है और वो जो संग्रह होता है हमारा वो स्टैक कहलाता है। अब उस स्टैक की पहचान कैसे होगी, तो वो स्टैक जो पहचाना जाएगा वो पहचाना जाएगा स्टैक पॉइंटर के माध्यम से। हम स्टैक पॉइंटर में हमारा एक मेमोरी एड्रेस स्टोर कर देते हैं जो कि उस स्टैक की स्टार्टिंग पोजीशन को दर्शाता है और उससे फिर हम हमारा काम में जब भी कोई हमें ऑपरेशन के दौरान डेटा को स्टोर करना होता है तो स्टैक पॉइंटर के माध्यम से हम उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। स्टैक इज़ नथिंग बट अ पोर्शन ऑफ द रैम। मेमोरी का ही एक पोर्शन होता है जिसमें कि हम हमारा कंटेंट या डेटा स्टोर करते हैं। इन द स्टैक द कंटेंट्स ऑफ ओनली दोज रजिस्टर्स आर सेव्ड विच आर नीडेड इन द लेटरल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। कि भाई प्रोग्राम के दौरान हमें वापस उनकी आवश्यकता है। सपोज़ हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं और इन बिटवीन हमें उस मेमोरी लोकेशन से, हमारा जो क्रम चलता आ रहा है प्रोग्राम का, उससे कहीं बाहर जाना है और फिर कुछ देर बाद पुनः वापस आना है, हमें कोई दूसरे प्रोग्राम में जाना है, वापस वहीं आना है, तो हमें वो एड्रेस कहाँ मिलेगा जहाँ वापस हम आएंगे। उस एड्रेस को हम क्या करते हैं, हमारे स्टैक में स्टोर कर देते हैं। सिमिलरली अगर कुछ डेटा हमने सपोज हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर में सेव कर रखे हैं और हमने अब कुछ नया डेटा उसमें कॉपी करना है, लेकिन हमें जो डेटा ऑलरेडी उसमें रखा हुआ है उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो हम क्या करते हैं उस डेटा को भी स्टैक में डालते हैं। बस कंडीशन ये है कि स्टैक में हम वही इनपुट करेंगे जो कि हमें वापस उस प्रोग्राम के दौरान आवश्यकता जिस डेटा की पड़ने वाली है। डेटा के अंदर हमारा चाहे 8 बिट का डेटा हो चाहे 16 बिट का मेमोरी एड्रेस हो, वो सभी डेटा की श्रेणी में आता है। द स्टैक पॉइंटर कंट्रोल्स द एड्रेसेस ऑफ द स्टैक। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, हमारा जो स्टैक है उसके एड्रेसेस को कंट्रोल करता है। द स्टैक पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट्स ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द स्टैक। जो टॉप डेटा, सबसे लास्ट डेटा जो आप उसमें इंसर्ट करेंगे वहाँ तक का वो डेटा को एड्रेस उसमें रखेगा। इस तरीके से ये सिस्टम रहता है। स्टैक बेसिकली क्या है, एक बकेट की तरह से है। बकेट यानी बाल्टी की तरह से है कि आप ऊपर से डेटा डालते जा रहे हैं और वो उसके एड्रेस को लेता जाएगा, तो लास्ट आपने जो डेटा रखा उसके एड्रेस पर जाकर रहेगा। फिर जैसे ही वापस लेना स्टार्ट करेंगे तो जो लास्ट डेटा है वो पहले आएगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट पहले जाएगा, जो फर्स्ट गया वो लास्ट में आएगा। जैसे अपन को किताबों का संग्रह रखना चाहे एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, तो वैसे रखते जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले कौन सी किताब लेंगे जो कि हमारे सबसे ऊपर रखी हुई है। सिमिलर वही चीज़ यहाँ पर होती है कि जो लास्ट में इंसर्ट होता है वो फर्स्ट आउट होता है। तो ये सिस्टम यहाँ पर हमारा होता है। जैसे हमने किसी एक पर्टिकुलर रैक में ऊपर किताबों का सेट रखते चले गए, तो आप चाह के भी नीचे वाली को नहीं पहले निकाल सकते। आप सबसे जो टॉप पे रखी गई है, जो लास्ट में इंसर्ट किया है, उसी को आप एग्जीक्यूट करते हैं। ये इस तरीके से इसमें हमारा होता है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट हमारा आता है डेटा एंड एड्रेस प्रोसेस। ये हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफली यहाँ और समझ लेते हैं कि डेटा बस जैसा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट का होता है। डेटा बस जो हमारी यहाँ होती है 8 बिट की होती है। इसका मतलब एट अ टाइम 8 बिट जो है वो हमारा जो डेटा है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। एट अ टाइम का मतलब क्या है, देखिए 2 तरीके से डेटा होते हैं, एक तो सीरियल, एक पैरेलल। सीरियली मतलब 1 बिट करके जा रही है। पैरेलली जहाँ होता है वहाँ मतलब एक साथ आपके 8 बिट जा रही है।
तो पैरेलल फॉर्म में हमारा फॉर्म के अंदर हमारा डेटा कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। एट अ टाइम पैरेलल जो कम्युनिकेशन होता है वो 8 बिट का पॉसिबल होता है। डेटा बस इज ऑफ 8 बिट वाइड एंड देयरफॉर 8 बिट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन पैरेलल फ्रॉम और टू द माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर को 8 बिट का डेटा पैरेलली या माइक्रोप्रोसेसर से 8 बिट का डेटा पैरेलली ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ये बाई डायरेक्शनल होती है क्योंकि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम। और एड्रेस बस जो हमारी होती है ये 16 बिट की होती है और ये हमारी यूनिट डायरेक्शनल होती है। माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर एन एड्रेस बस ऑफ 16 बिट वाइड एज द मेमोरी एड्रेस आर ऑफ 16 बिट। कि मेमोरी एड्रेसेस हमारे जो हैं 16 बिट के हैं और वहाँ से हमें किसी मेमोरी एड्रेस से कोई डेटा लाना हो तो हम माइक्रोप्रोसेसर की इस एड्रेस बस की सहायता से हम उस एड्रेस को मेमोरी तक सेंड करते हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर हमारा इसमें आता है, बाकी ये पैरामीटर्स जो हैं अपने डिस्कस कर चुके हैं। ALU अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ALU का जो एक्यूमुलेटर हमारा होता है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके दौरान क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो एक डेटा कम से कम हमारा एक्यूमुलेटर में जाएगा और जो भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन संपूर्ण होने के उपरांत जो आंसर है वो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हमारा जो बचता है वो बचता है फ्लैग रजिस्टर भी हमारा 8 बिट का होता है, लेकिन फ्लैग्स हमारे पास जो 8085 में होते हैं वो 5 फ्लैग्स हमारे होते हैं। 8085 माइक्रोप्रोसेसर कंटेन्स 5 फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स जिसको कि हम स्टेटस फ्लैग कहते हैं। स्टेटस यानी किसी स्थिति को दर्शाने वाले फ्लैग्स। द फ्लिप फ्लॉप्स आर रीसेट और सेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन विच अराइज ड्यूरिंग एन अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। किसी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के दौरान किसी भी कंडीशन को दर्शाने के लिए हम इनको यूज़ में लेकर चलते हैं। सो ये हमारे फ्लैग्स होते हैं। इनके नाम जो हमारे होते हैं, पहला फ्लैग हमारा कैरी फ्लैग है जिसको कि हम CS या CY से डिनोट करते हैं। देन हमारा एक पैरिटी फ्लैग होता है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, इसको हम AC बोलते हैं। ज़ीरो फ्लैग फॉर Z एंड साइन फ्लैग फॉर S। ये स्टेटस को किस प्रकार से दर्शाते हैं उसको हम समझने की बात करें। दैट इफ़ ए फ्लिप फ्लॉप फॉर ए पर्टिकुलर फ्लैग इज सेट, किसी भी फ्लैग की कंडीशन हम बोलते हैं वो सेट है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है 1 है। या उसको रिवर्स बोलें कि यदि किसी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो हम उसके लिए बोलेंगे कि ये फ्लैग प्रेजेंटली क्या है, सेट कंडीशन में है। और यदि वो रीसेट है इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 है। या रिवर्स कहें कि यदि किसी फ्लैग की वैल्यू 0 है इसका मतलब वो रीसेटेड कंडीशन के अंदर है। ये हमारा फ्लैग का आइडेंटिफाई करने का मेथड होता है। सेट या रीसेट कंडीशन आइदर 1 और आइदर 0, ये इसकी वैल्यू रहती है। फ्लैग रजिस्टर हमारा इस प्रकार से होता है। कैरी फ्लैग जो हमारी 8 बिट में होता है तो D0 से लेकर बढ़ते हुए क्रम में जो लोवेस्ट बिट होती है वो D0, देन D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। इस प्रकार से फ्लैग्स की पोजीशन होती है। D0 वाली जो बिट होती है वो कैरी फ्लैग की होती है। देन D1 हमारा ब्लैंक है। D2 जो हमारा है थर्ड बिट जो हमारी है वो पैरिटी फ्लैग P के लिए है। दैन D3 पे कोई वैल्यू नहीं है। D4 जो हमारा है वो AC ऑक्सिलरी कैरी के लिए है। दैन D5 पे कोई वैल्यू नहीं है। D6 हमारा जो बिट है वो 0 फ्लैग को आइडेंटिफाई करता है, डिफाइन करता है। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी होती है MSB D7 वो साइन बिट को दर्शाती है। इस प्रकार से ये 5 फ्लैग हमारे होते हैं। द फॉलोइंग फ्लैग्स आर सेट और रीसेट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। ये फ्लैग जो हमारे हैं किसी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होने के उपरांत ऑटोमेटिकली सेट या रीसेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग ये सेट या रीसेट होते हैं। डेटा कॉपी इंस्ट्रक्शंस डू नॉट अफेक्ट एनी फ्लैग। डेटा कॉपी करने से संबंधित जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा को मूव करना एक स्थान से दूसरे स्थान या कॉपी करने वाले जो निर्देश होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फ्लैग को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस हैं वो सभी फ्लैग्स को कोई ना कोई तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे। कौन सा फ्लैग सेट होगा या रीसेट होगा
वो जब हम इंस्ट्रक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे। यदि आप RS गांवकर नाम से बुक आती है, रमेश गांवकर करके जो बुक आती है, वो अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें लास्ट में अपेंडिक्सेस होते हैं हर बुक के अंदर। अपेंडिक्स F जो उस बुक का है उसमें सारे के सारे निर्देशों के बारे में डिटेल से समझाया गया है कि उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है और उस इंस्ट्रक्शन में कितनी मशीन साइकिल्स होती हैं, कितनी टी स्टेट्स होती हैं और किस किस फ्लैग को वो इफ़ेक्ट कर रहा है। फिर एग्जांपल लेके डिस्कस किया गया है उसके अंदर, बुक के अंदर, कि हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होती हैं, उनके उपरांत क्या हमारा आउटपुट एक्यूमुलेटर में रहता है। तो यदि आप उस बुक को डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अतिरिक्त हमारी बुक है बी राम करके बुक आती है माइक्रो प्रोसेसर की, वो बुक भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर आप वहाँ भी इनको देख सकते हैं। नाउ हम पहले बात करेंगे ज़ीरो फ्लैग जो हमारा होता है उसके बारे में। जेड से हमने डिफाइन कर रखा है, D6 बिट है हमारी। ये फ्लैग इस सेट होता है व्हेन द रिजल्ट इज ज़ीरो। आपका कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ या लॉजिकल ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन करने के उपरांत रिज़ल्ट जो हमारा एक्यूमुलेटर में स्टोर हो रहा है, यदि वो रिज़ल्ट हमारा शून्य है, सारी बिट ज़ीरो हैं उसकी, सपोज़ आपने कोई सब्ट्रैक्शन किया 15 - 15 तो ज़ीरो आंसर आएगा हमारा, या आपने कुछ ऐसा नंबर लिया इसका आपने कॉम्प्लीमेंट किया उसका आंसर 0 आ गया। ऐसा करने से हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। और यदि 0 आंसर हमारा आ जाता है एक्यूमुलेटर में, सारी बिट 0 हैं, तो ये 0 फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा। अदरवाइज ये रीसेट हो जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा। अब इसका रिवर्स स्टेटमेंट बोलें कि सपोज़ आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमें पता नहीं है एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर है, और हमने फ्लैग रजिस्टर को देखा, ये हमारा जो 0 फ्लैग रजिस्टर है, और वहाँ हमने देखा कि ये सेट हो गया। तो सेट हो गया इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो एक्यूमुलेटर का आंसर है, आउटपुट जो आंसर इंस्ट्रक्शन का है, वो 0 आया है। वो हमें सीधा सीधा यहाँ से पता चल जाएगा। और यदि वो रीसेटेड है मतलब 0 है, इसका मतलब नॉन ज़ीरो आंसर हमारा है। तो दोनों काम हम कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टेटमेंट ये भी कर सकते हैं और रिवर्स स्टेटमेंट भी। यदि हमें कोई चेक करना है इंस्ट्रक्शन को, तो हम रिवर्स स्टेटमेंट भी फ्लैग्स देख के बता सकते हैं कि क्या रहा होगा कंडीशन रिजल्ट का। देन कैरी फ्लैग CY से डिनोट करते हैं इफ़ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट्स इन ए कैरी। सीधी सी बात है, अर्थमेटिक ऑपरेशन होने पर ही कैरी जनरेट होगी। जब भी हम कोई एडिशन करते हैं और उस एडिशन की वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे 1 + 1 जो होता है बाइनरी में, वो होता है 0 कैरी 1। ऐसा कुछ हो रहा है कि लास्ट जब आप बिट ऐड कर रहे हो और D7 कंडीशन पे हमारा एडिशन करने के उपरांत या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के उपरांत कैरी उत्पन्न हो रही है, इसका अभिप्राय है कि हमारा कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और यदि कैरी जनरेट नहीं होती है तो वो रीसेट हो जाएगा। इसका यूज़ कहाँ आता है? देखिए, इसका यूज़ आता है जब हमें ये देखना है कि हमारा आंसर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। क्योंकि हम जब 1 या 2 कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि यदि हमारा A - B करते वक्त A की वैल्यू छोटी है, B बड़ा है, तो नेगेटिव आंसर आता है। नेगेटिव आंसर आने के उपरांत हमारा जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे 1 कॉम्प्लीमेंट करो चाहे 2 कॉम्प्लीमेंट से हमने करके एडिशन किया, तो कैरी जनरेट नहीं होती। तो कैरी जनरेट नहीं होने का मतलब क्या है कि कैरी फ्लैग रीसेट रहेगा। तो वो ये दर्शाएगा कि ये सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव आया है, कॉम्प्लीमेंटेड आंसर आया है। इस चीज़ को प्रोग्रामर्स जो काम में लेते हैं, सीधा आइडेंटिफाई करने के लिए लेते हैं कि आपका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ गए? तो ये इस तरीके से हमारा होता है। साइंड बिट जो हमारी होती है, जब साइंड कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, साइंड जिस तरीके से नंबर सिस्टम चल रहा है, तो उस कंडीशन में D7 बिट जो हमारी होती है किसी भी रजिस्टर की, वो साइन बिट को दर्शाती है। और साइन बिट जो यदि है 1 है हमारी, जो कि नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करती है, उस कंडीशन में ये फ्लैग सेट हो जाएगा और उसके अलावा ये रीसेट रहेगा। तो अगर नेगेटिव नंबर है मतलब D7 बिट जो उस रजिस्टर की होगी वहाँ पे 1 होगा, तो दिस विल गेट सेट। तो हमें पता चल जाएगा कि जो नंबर स्टोर्ड है वो नेगेटिव है, अदरवाइज पॉजिटिव है। 0 है मतलब ये सेट रीसेट हो गया, तो नंबर जो है हमारा वो पॉजिटिव है। ये जो यूज़ आता है, ये जहाँ पर आप साइंड नंबर में लेके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, वहाँ काम में आता है। देन कम्स आउट टू बी पैरिटी बिट। पैरिटी बिट जो है हमारी है,
तो वो भी हमने डिस्कस की थी पैरिटी चेकिंग मेथड की बात, जहाँ हमारे एरर डिटेक्शन करना होता है वहाँ हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ़ पैरिटी बिट ऐड कर देते हैं, और उससे हम क्या करते हैं हमारे नंबर ऑफ़ वंस की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो यदि हमारे रिज़ल्ट में नंबर ऑफ़ वंस जो है वो इवन है, सम संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 लाइक दिस, तो उस कंडीशन में हमारा जो ये है फ्लैग सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इन केस अगर वो उनकी वैल्यू ऑड है तो ये रीसेट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा काम आता है। सपोज़ आपने कोई कम्युनिकेशन किया है, एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमें चेक करना है, तो हम फ्लैग वैल्यू की सेट या रीसेट वैल्यू दे सकते हैं। सेट यानी कि नंबर ऑफ़ वन जो है वो इवन है, रीसेट इसका मतलब नंबर ऑफ़ वन जो है वो ऑड है। देन एक आता है हमारा ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी जो है वो जब हमारी D3 बिट से D4 बिट पे कैरी जनरेट होती है तब ये फ्लैग सेट या रीसेट होता है। यदि हमारे दो रजिस्टर्स में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और उसकी D3 बिट से D4 बिट में कैरी जनरेट हो गई, इन दैट कंडीशन व्हेन a carry is generated by digit D3 and passed to digit D4 the auxiliary carry flag is set, वो सेट हो जाएगा, अदरवाइज ये रीसेट रहेगा। ये फ्लैग कहाँ काम आता है? दिस फ्लैग इज यूज्ड इंटरनली फॉर BCD ऑपरेशंस। देयर इज नो जंप इंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद दिस फ्लैग। ये जो इंस्ट्रक्शन होता है यह हमारा जब हम BCD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वहाँ काम में आता है, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ में कोई भी हमारा जंप इंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड नहीं होता। जंप इन बाकी 4 के साथ में हमारा रहेगा, ऑक्सिलरी कैरी के साथ कोई भी जंप इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। जंप इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं वो जब हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे वहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल है और इसके वेरियस पार्ट्स को हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया है। थैंक यू।